यह कहानी है विवेक नाम के करोड़पति लड़के की। विवेक नाम का करोड़पति लड़का जिसकी जिंदगी में रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती है। जब भी वह अकेला रहा करता है तो सोचा करता अपनी जिंदगी के बारे में कि उसकी जिंदगी कैसी है। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस से घर आना, आराम करना और सो जाना, उसके बाद फिर से सुबह उठकर इसी रूटीन को फॉलो करना। तो वह अपनी इस अमीरी भरी लाइफ से परेशान हो गया था। तो इसी वजह से एक दिन वह अपनी कार लेता है और इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। वह सोच रहा है कि कहीं जाऊंगा जहां पर मुझे सुकून मिल जाएगा, वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करूंगा। इसी सोच को लेकर वह अपने घर से निकल जाता है और घूमते घूमते वह एक पिछड़े हुए गांव में पहुंच जाता है। एक ऐसा गांव था जिस गांव के अंदर ना तो बिजली थी और ना ही उस गांव के अंदर सुख सुविधाओं के सामान थे। घूमते घूमते वह वहां पर पहुंच गया था। वहां पर थोड़ी देर घूमने के बाद उसको शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही उस गांव से लौटने की कोशिश करता है, तभी बहुत तेज बारिश वहां पर होने लगती है। अब बारिश होने लगी थी, लेकिन विवेक फिलहाल गाड़ी के अंदर था, तो वह सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इस गांव से निकल जाऊंगा। अब चलते हुए जैसे ही उसकी गाड़ी गांव को क्रॉस करने वाली थी, तभी एकदम से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। और जैसे ही उसकी गाड़ी बंद होती है तो एकदम से उसको चिंता होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यहां से मैं फोन कर दूंगा और कोई ना कोई मुझे लेने के लिए आ जाएगा। उसके बाद अपना फोन निकालता है और फोन के अंदर जैसे ही देखता है तो फोन के अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब इस बात को देखकर वह थोड़ी सी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। इस झोपड़ी के अंदर से थोड़ी सी रोशनी हो रही थी, तो वह सोचता है कि क्यों ना इस झोपड़ी के अंदर जाया जाए। इन लोगों के पास कोई ना कोई फोन होगा जिस फोन के अंदर नेटवर्क होंगे और मैं यहां पर अपने लिए मदद बुला लूंगा। अब इसके बाद विवेक उसे गाड़ी से निकालकर सीधा उस झोपड़ी में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर दो मां बेटी रहा करती हैं। मां काफी ज्यादा बुजुर्ग है और बेटी जवान है। बेटी देखने में बड़ी खूबसूरत है और विवेक जैसे ही उस लड़की को देखता है तो देखते ही पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेता है। उस लड़की का नाम था अनीता। अनीता यहां पर अपनी मां के साथ रहा करती है। उन लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती है और खेती बाड़ी करके वह अपने घर का गुजारा किया करते हैं। अनीता के परिवार में और कोई नहीं है। अनीता के पिता काफी दिन पहले मर चुके हैं। उनकी मौत के बाद अनीता की मां ही उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। जो अनीता है वह सभी की मदद किया करती है और सभी के साथ हंसी खुशी रहा करती है। भले ही उनके पास पैसे नहीं हो, लेकिन वह दूसरे का सम्मान करना जानते थे और दूसरे की मदद करना भी जानते थे। अब जैसे ही विवेक वहां पर पहुंचता है तो एकदम से अनीता उससे पूछने लगती है कि आप कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद विकट उनको पूरी बात बताता है। कहता है कि मैं राहगीर हूं और यहां पर घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। तो अनीता उसे बताती है कि इस गांव के अंदर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आते, खासकर जब जब आंधी तूफान आता है। अब इस बात को सुनने के बाद विवेक के चेहरे पर टेंशन आने लगती है और वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन तभी अनीता उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप रात भर का समय यहीं पर बिता सकते हो। इतनी ही देर में अनीता की मां अपनी खाट से आवाज लगाती है कि बेटी कौन है और तुम किससे बात कर रही हो। तो अनीता अपनी मां को बताती है कि ऐसे ऐसे एक राहगीर है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है और फिलहाल उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। तो अनीता की मां भी वहीं पर आ जाती है और वह भी विवेक से ऐसा ही कहने लगती है। कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें रात बितानी है तो तुम हमारे झोपड़े में अपनी रात को बिता सकते हो। सुबह जैसी हो जाएगी तो अपनी गाड़ी को ठीक करवाकर यहां से निकल जाना। अब विवेक के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो विवेक को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। विवेक उनकी बात को मानकर उसी झोपड़ी में रात बिताने का फैसला करता है। अनीता और उसकी मां का बिस्तर लगा हुआ था। तभी जो अनीता है वह एक खाट को बिछाती और बिछाने के बाद उस पर बिस्तर लगा देती है। विवेक से कहती है कि यही है हमारे पास और यहीं पर आप आराम कर लीजिए। इसके बाद अनीता की मां अनीता से कहती है कि बेटा, इसे कुछ खाने के लिए पूछ लो, आखिर यह राहगीर है, शायद इसने खाना खाया हो या नहीं खाया हो। अब यह सभी बातें विवेक सुन रहा था, तो पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन अनीता की मां उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जैसी रूखी सूखी हमारे पास है वैसी ही तुम भी खा लेना। अब उसके बाद विवेक को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि वह पूरे दिन भर घूमकर वह सोच रहा था कि जाते समय किसी अच्छे से होटल पर खाना खा लूंगा और उसके बाद घर जाऊंगा तो वह भी खाना खाने के लिए राजी हो जाता है।
तो अनीता उसके लिए एक टूटी सी थाली में खाना सजा कर लाती है। खाने में ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने रोटियां बना रखी थीं और हरी मिर्च धनिया की चटनी बना रखी थी। तो उसी खाने को सजाकर अनीता जाकर विवेक को दे देती है। अब विवेक पहले तो उस खाने को देखकर नाक सिकोड़ता है, लेकिन वह मजबूर था और उसे भूख भी लगी थी, तो विवेक इसी खाने को खाने लगता है। लेकिन वह जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है तो एकदम से उसे वह सुकून मिल जाता है, जिस सुकून को ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। क्योंकि उसे काफी तेज भूख लग रखी थी और उसने जब चटनी के साथ पहला निवाला रोटी का खाया तो एकदम से उसे लगा कि यह भोजन आज तक का उसका सबसे अच्छा भोजन था। क्योंकि जहां पर वह रहा करता था, जैसे उसका रहने का तरीका था, उसमें आज तक उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। क्योंकि उसके पिता पहले से एक बिजनेसमैन थे और विवेक भी बड़ा होकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अब इस खाने को बड़े ही चाव से खाता है। उसका पेट भर जाता है और तभी अनीता उसके लिए थोड़ा सा पानी लाकर देती है। अब विवेक पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने बिस्तर में आराम करने के लिए लेट जाता है। अनीता भी अपने बिस्तर में लेट गई थी। इधर जो अनीता की मां थी वह भी एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो लेटा लेटा विवेक सोच रहा था कि जिस सुकून को मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वह तो इस झोपड़ी में आकर मुझे मिला है। इस बात को सोचते हुए अपनी पुरानी बातों को सोचता है कि किस तरह की उसकी जिंदगी है। वह इस झोपड़ी के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि जितना बड़ा मेरे घर का एक कमरा है उतने में तो यह सारा घर बना हुआ है। वह सोचता है कि इन लोगों का रहने का तरीका किस तरह का है। ना तो बिजली है, ना ही कोई फोन है और ना ही इनके पास कोई भी सुख सुविधा के सामान है, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ। ऐसी कोई भी चीज उसे झोपड़ी के अंदर उसे दिखाई नहीं देती है। अब इन सभी बातों को सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और आज उसे सबसे अच्छी नींद आई थी। यानी कि वह अपने घर में ऐसी वाले कमरे में बिस्तर पर लेटकर भी ऐसी नींद प्राप्त नहीं कर सकता था जैसी नींद आज उसे झोपड़ी में इस खटिया के ऊपर आई थी। अब इसके बाद सुबह होती है। सुबह सुबह जैसे ही वह उठकर देखता है तो झोपड़ी के अंदर मां बेटी में से कोई भी नहीं थी। वह दोनों अपने खेतों में खेतों का काम करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने कुछ मवेशी भी पाल रखे थे, तो उनका काम करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। विवेक की आंख सुबह के 9 बजे खली थी और आंख खुलने के बाद वह उन लोगों को इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी दूर से दोनों मां बेटी अपने सर पर एक घास का गट्ठर लेकर उसे जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद मां बेटी ने दूध पहले से ही निकाल रखा था, तो दूध को गर्म करके उसे पीने के लिए दे देती है। लेकिन विवेक कहता है कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया है और जब तक मैं ब्रश नहीं करता उससे पहले मैं कुछ खाता नहीं हूं। अब इस बात को सुनकर अनीता कहती है कि यहां पर तो आपको ब्रश नहीं मिलेगा, अगर आपको करनी है तो आप दातुन कर लीजिए। तो एक पेड़ से वह दातुन तोड़कर विवेक को दे देती है और कहती है कि इससे अपने दांतों को साफ कर लीजिए। अब विवेक के साथ यह पहला अनुभव था कि किसी पेड़ से भी दातुन तोड़कर ब्रश किया जा सकता है। उसके बाद अनीता ऐसी एक दातुन अपने लिए भी बनाती है और विवेक को इस दातुन को कर करके दिखाती है कि किस तरह से दांतों को साफ किया जाता है। और यह छवि अनीता की विवेक के दिमाग में छप जाती है, उसके दिल में उतर जाती है। इसके बाद अनीता विवेक को एक गांव के व्यक्ति से मिलाती है और उससे कहती है कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, आप इसकी जो भी मदद हो सके वह मदद कर दीजिए। इसके बाद वह व्यक्ति विवेक की गाड़ी को ठीक करवा देता है। मैकेनिक को बुलाकर और ठीक करवाने के बाद विवेक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछली रात जो उसने बिताई थी इस घर के अंदर और इन लोगों के साथ, इस समय की बातें उसको बार बार याद आ रही थीं और इन बातों को सोच सोच कर वह कहता है कि सुकून तो यहां पर है। धीरे धीरे वह अपने घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उसके माता पिता बड़ी चिंता करते हैं। कहते हैं कि बेटा, तेरा फोन भी नहीं मिल रहा था और तू रात भर कहां था। तो वह पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है और उनसे कहता है कि मां बाबूजी, जो लड़की उस झोपड़ी में मुझे मिली थी मैं उसे देखते ही पसंद करने लगा था और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब इसके बाद माता पिता उस लड़की की कंडीशन को देखकर एकदम से उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा, ये गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का काम ही यही है, अमीरों को फंसाना और फंसाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर राज करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब इस बात को सुनकर विवेक, जो कि उस लड़की अनीता से गहरा वाला प्यार कर चुका था, पहली ही नजर में वह तय कर लेता है कि मुझे शादी करनी है तो अनीता से ही करनी है, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो वह अपने माता पिता से कहता है कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा।
उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। अब बेटा, जब ज्यादा ही जिद करता है तो विवेक के पिता उससे कह देते हैं कि अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी से तुझे बेदखल कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर विवेक एकदम से राजी हो जाता है। कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही कर दीजिए। अब विवेक को उसका पिता बेदखल कर देता है। इधर जो विवेक होता है वह दोबारा से अनीता के पास आता है और वहां आकर अनीता की मां से अनीता और अपनी शादी के बारे में बात करने लगता है। अब जैसे ही अनीता की मां इन सभी बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि बेटा आप कहां और मेरी बेटी कहां, आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, ये समाज वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब इसके बाद विवेक अनीता की मां से कह देता है कि मां जी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब कुछ भी नहीं हूं, मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है और बेदखल करने के बाद आज से मैं आपके पास ही रहूंगा और आप लोगों का काम में सहयोग करूंगा। अब यह बात सुनकर अनीता की मां ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब विवेक उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उससे अभी के अभी शादी करना चाहता हूं, इसके बाद अनीता की मां भी राजी हो जाती है। और यह बात जैसे ही अनीता को पता चलती है तो एकदम से शर्माकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अनीता की मां को इशारा मिल जाता है कि उसकी बेटी भी शादी के लिए राजी है, तो वह खुशी खुशी विवेक की शादी अपनी बेटी अनीता से करा देती है। वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उनकी उपस्थिति में उन दोनों की धूमधाम से एक मंदिर के अंदर शादी करा दी जाती है। तो अनीता और विवेक की शादी हो जाती है और शादी के बाद विवेक उसी झोपड़ी में सोनिया के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ विवेक को जिंदगी का वह सुकून मिल गया था जिस सुकून को ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूमा करता था। अब खेतों पर जाया करता था, खेतों का काम किया करता और एक झोपड़ा अलग से उसे मिल गया था जिस झोपड़ी के अंदर वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनको वहां पर रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। अब इन 6 महीनों के बीच में जो विवेक है उसको जिंदगी जीने का असली अनुभव हुआ था। उसे पता चला था कि जिंदगी जीना क्या होता है और किस तरह का सुकून जिंदगी में इंसान को चाहिए। अनीता की मां उसे ढेर सारी बातें बताया करती, पुराने जमाने की, और इन बातों को सुनने में उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ करता। जो आनंद उसको पार्टियों में, पबों में नहीं हुआ करता, वह आनंद उसे यहां पर प्राप्त होता है। और इसी आनंद की तलाश में वह काफी दिनों से घूम रहा था। और 6 महीने बाद एक दिन विवेक बिल्कुल ग्रामीण भेष में भैंसों को चारा डाल रहा था। तभी अचानक से उसी झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी महंगी कार आकर रुकती है। विवेक ने जैसे ही उस कार को देखा था तो एकदम से पहचान लिया था कि इस कार के अंदर मेरे माता पिता हैं और कोई नहीं। इसके बाद अनीता को वह कार दिखाई देती है तो अनीता आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगती है। कार से विवेक के माता पिता उतरते हैं और उतरने के बाद विवेक को जैसे ही चारा डालते हुए देखते हैं तो उसी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वह लोग वहां पर आते हैं और अपने बेटे से बात करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और दोबारा से उसी घर में चलो। अब इसके बाद विवेक सोच विचार करता है। वह सोचता है कि यहां पर रहने में सुकून है या अनीता के साथ रहने में सुकून है। तो इन बीते 6 महीनों की जैसे ही वह बात सोचता है तो उसे पता चल जाता है कि जो भी सुकून उसे दिखाई दे रहा है यह अनीता की वजह से है। क्योंकि जब वह गांव के अंदर रहा था तो उसने कई परिवार देखे थे जिन परिवारों के अंदर जरा भी सुकून नहीं था और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे, एक दूसरे से लड़ाइयां किया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से टाइम व्यतीत नहीं कर रहे थे। और वहीं पर जो अनीता थी उसकी ना तो कोई डिमांड थी और वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा करती थी। अनीता के साथ विवेक भी दूसरों की मदद किया करता था और इसी से उनको बहुत ज्यादा सुकून मिला करता था। तो अपने माता पिता से कह देता है कि ठीक है मां बाबूजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। उसके बाद विवेक के माता पिता विवेक और अनीता दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और उसी घर के अंदर जहां पर वह पहले रहा करता था वहीं पर रखने लगते हैं। इसके बाद अनीता कभी कभी अपनी मां के बारे में सोचा करती है और परेशान हुआ करती है। तो विवेक बिना बताए अनीता की इस बात को भी भांप जाता है और वह अनीता की मां को भी अपने पास उसी घर में बुला लेता है। अपने मां बाप से कह देता है कि इनकी मां अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवा अनीता के। तो उसके बाद उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। वह सभी लोग उसे घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। महीने में 1-2 बार विवेक अपनी सास और अपनी पत्नी के साथ
उस गांव में आया करता है और वहां पर जो लोग उनके अड़ोसी पड़ोसी थे उस टाइम पर उनसे मिलजुल कर जाया करता है। इस बात में उसे बड़ा ही सुकून मिलता है और जिस सुकून को वह ढूंढ रहा था वह उसे अच्छी तरह से घर के अंदर भी मिलने लगा था, क्योंकि अनीता उसकी हर बातों का ख्याल रखा करती और अनीता उसे अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक करोड़पति लड़के की जो सुकून ढूंढने के लिए गया था लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी कर बैठा। अब क्या कहना चाहते हो? अनीता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? विवेक के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ को सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।